नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास हूँ कोई नौकरानी नहीं। आज सुबह से जब मुकेश जी उठे तो सरला जी को चैन की नींद सोते हुए देखकर खुद के लिए चाय बनाई और रोजाना की तरह पार्क में सैर के लिए निकल गए। कुछ देर सैर करने के बाद जैसे ही मुकेश जी घर लौटे तो देखा कि सरला जी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। जब सरला जी ने फ़ोन रख दिया तो उनके चेहरे की खुशी देखकर मुकेश जी बोल पड़े, क्या बात है सरला जी, किसका फ़ोन था? आपके चेहरे में तो रंगत आ गई है। मुकेश जी को चाय पकड़ाते हुए और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए सरला जी ने कहा, अरे विवेक का फ़ोन था जी, वो हमें अपने पास बुला रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ आज। जल्दी जल्दी दोनों जाने की तैयारी कर लेते हैं। नहीं सरला, मैं नहीं जा पाऊंगा और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी वहां मत जाओ। मुकेश जी शून्य को निहारते हुए बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? वो बेटा है हमारा। इस वक्त उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम अभी उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? सोच लो सरला, फिर बाद में ना कहना कि आपने मुझे समझाया क्यों नहीं था। आगे फैसला तुम्हारा है, इसमें सोचना क्या है जी। बेटे बहू ने इतने प्यार से बुलाया है। बहू का नाजुक वक्त है, इस समय ही तो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसे। आप नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अपनी पत्नी का उत्साह देख मुकेश जी ने कुछ और कहना उचित नहीं समझा। दरअसल जब से ये खबर मिली कि बहू पूनम माँ बनने वाली है, सरला जी का उत्साह देखते ही बन रहा था। कुछ दिनों पहले जब बेटे बहू ने उन्हें आने को नहीं कहा तो मुकेश जी के बार बार मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे से पूछ ही लिया, बेटा कहो तो मैं आ जाऊं, तुम दोनों को थोड़ा आराम हो जाएगा। नहीं माँ, अभी नहीं, जब ज़रूरत होगी बुला लूँगा। सरला जी तब निराश हो गई थी। लेकिन अब जब डिलीवरी के दिन पास थे और पूनम की तबीयत ज़्यादा गिरी गिरी रहने लगी, तब विवेक ने अपनी माँ पिताजी को बुलाने का सोचा। माँ, आप लोग आ जाओगे तो पूनम की चिंता मुझे नहीं रहेगी। अब जब से बेटे ने उन्हें आने को कहा तब से तो सरला जी फूली नहीं समा रही थी। पिछली सभी बातें भूल वो रात दिन तैयारियों में लग गई। कभी छोटे छोटे गद्दे सिलती तो कभी नन्हे मोजे बुनती। बेटे के लिए बेसन के लड्डू और बहू के लिए ड्राई फ्रूट के लड्डू भी तैयार कर लिए थे। सरला जी को इस तरह भाग दौड़ करते देख मुकेश जी चिंतित हो बोल उठे, थोड़ा आराम भी कर लो सरला, नहीं तो वापस से गठिए का दर्द शुरू हो जाएगा। अजी, मैं दादी और आप दादा बनने जा रहे हैं। इन खुशी के पलों को तो मैं समेट ही नहीं पा रही हूँ, हंसकर सरला जी ने कहा। सरला जी को देख मुकेश जी चुप हो गए। मुकेश जी और सरला जी की इकलौती संतान विवेक बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था उसे। 3 साल पहले ही वे विवेक की शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके थे। बेटा बहू दोनों बाहर रहते थे। बहू पूनम थोड़ी तुनक मिजाज थी, लेकिन मिलना जुलना कम हो पाता था, इसलिए कभी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज सरला जी का उत्साह देख मुकेश जी की आंखों में 1 साल पहले के दिन चलचित्र की तरह तैरने लगे, जब दोनों बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। लेकिन पूनम के तो पूरे हाव भाव ही बदल चुके थे। सरला जी ने तो पूनम को हमेशा बेटी समान समझा, लेकिन पूनम कभी सरला जी को वो मान सम्मान दिया ही नहीं जिसकी सरला जी हकदार थी। पूनम के लिए तो सास ससुर और ससुराल एक जेल की तरह थे। उनकी बहू पूनम जान चुकी थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। घर के सारे काम सरला जी के ऊपर छोड़ पूनम कभी किटी पार्टी या कभी पार्लर चली जाती।
पीछे से सरला जी को सभी काम अकेले ही देखने पड़ते। ये सब देखकर मुकेश जी को अच्छा नहीं लगता। जब उनसे रहा नहीं गया तो एक दिन बहू से बोले, बहू, तुम्हारी सासू माँ की उम्र हो चली है, थक जाती है वो, और खड़े रहते रहते उसके घुटनों का दर्द भी बढ़ चुका है, तो साथ में थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो ताकि दोनों के ऊपर काम का ज्यादा बोझ न पड़े। मुकेश जी के इतना कहने की देर थी कि पूनम ने घर में हंगामा कर दिया। मुकेश जी और सरला जी कुछ बोल नहीं पाए और विवेक भी अपनी पत्नी के आगे अपने माँ बाप का पक्ष न ले सका और चुप रहा। सरला जी और मुकेश जी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए वापस गांव आ गए। मुकेश जी सोच रहे थे कि पूनम तो फिर भी दूसरे घर से आई थी, लेकिन दुख तो तब हुआ जब बेटा भी अपनी पत्नी के प्रेम में आंखड़ डूब गया। हर बात में उसकी तरफदारी कर माँ बाप को ही बुरा भला कहता। ऐसा बेटा जो शायद ही कभी हाल पूछने को फ़ोन करता हो, जिसे एक दिन भी फिक्र न हुई कि कैसे हैं उसके बूढ़े माँ बाप। उस बेटे के अपने स्वार्थ में बुलाने पे सब कुछ भूल कैसे भोली सरला जी बेटे के घर जाने को तैयार हो गई। मुकेश जी अच्छे से समझ रहे थे विवेक क्यों अचानक से बार बार फोन कर कुशल पूछने लगा था, लेकिन ये बात ममता में अंधी हो चुकी माँ को कैसे समझाते वो। सरला जी को वो जाने से न रोक सके, लेकिन खुद वो बेटे बहू के पास जाने को तैयार नहीं हुए। निश्चित समय पे सरला जी निकल पड़ी बेटे के घर के लिए। ट्रेन में ठीक से बिठा जब मुकेश जी निकलने को हुए तो भावुक हो उठी सरला जी। आप भी साथ चलते तो कितना अच्छा होता। मैं अभी से क्या करूँगा, वहाँ आराम से आऊँगा, तब दोनों साथ घर आ जाएंगे। डबडबाई आंखों से पति पत्नी ने एक दूसरे को विदा किया। अगले दिन मुंबई ट्रेन सुबह ही पहुंच गई थी। दरवाजे के पास किसी तरह सामान निकाल खड़ी हो गई सरला जी। ट्रेन रुकते ही विवेक दिख गया। अपने इकलौते लाडले को आज बहुत दिनों बाद देखा था सरला जी ने। माँ बेटा अपनी गाड़ी से घर पहुंचे। 2 कमरों का सुंदर सजा धजा फ्लैट था बेटे का। सास को देख बहू पूनम आई और औपचारिकता दिखा कमरे में चली गई। पूनम का ऐसा व्यवहार कोई नया तो था नहीं, इसलिए सरला जी मौन ही रह गई। थोड़ी देर में पूनम अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट सरला जी के सामने टेबल पर रख दिए। विवेक ने माँ को उनका कमरा और रसोई दिखा दी। अगले दिन से सरला जी की भाग दौड़ शुरू हो गई। सुबह जल्दी उठ विवेक के लिए नाश्ता और डब्बा देती, फिर घर के दूसरे काम करती। साथ ही समय समय पे पूनम को दूध, फल और खाना भी बनाना होता। विवेक ने माँ से साफ कह दिया था कि पूनम को डॉक्टर ने गरम ताज़ा खाना ही खाने को बोला है। पूनम तो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। बस एक बाई थी जो दोपहर के समय आती और सिर्फ साफ सफाई करके चली जाती। समय बीत रहा था। उस छोटे से फ्लैट में सरला जी को बहुत घुटन होने लगी थी। ना ही कोई बात करने वाला और ना ही कोई हालचाल पूछने वाला। पूनम तो बस काम से काम रखती और विवेक देर से ऑफिस से आता और पूनम के पास ही बैठता। सरला जी को गांव का अपना खुला घर और बगीचा बहुत याद आने लगा था, लेकिन दादी बनने की खुशी में वह सब सह रही थी। उम्र के साथ घुटनों का दर्द इतने काम के बोझ से बढ़ता ही जा रहा था। रात रात भर घुटने दर्द करते। खुद ही कभी तेल तो कभी गर्म पानी की सिकाई करती सरला जी। मुकेश जी जब पूछते तो हंसकर टाल जाती। अपनी माँ की धीमी चाल और थका चेहरा विवेक देखकर भी अनदेखा कर देता। जल्दी ही पूनम की डिलीवरी का समय पास आ गया और एक रात दर्द भी शुरू हो गया। कोई खास दिक्कत नहीं थी। नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो गया। पोते की खबर सुन सरला जी बहुत खुश हुई, लेकिन सरला जी घर पर ही थी, इसलिए पोते का मुंह देखने को बेताब हो रही थी।
विवेक बेटा, मुझे भी मेरे पोते को देखना है, ले चल अस्पताल मुझे। आप वहाँ क्या करेंगी जाकर? 2 दिन बाद आ जाएंगे पूनम और बेबी, फिर मिल लेना। विवेक के रूखे से जवाब को सुन सरला जी चुप रह गई। जिस दिन पूनम अस्पताल से आने वाली थी, उस दिन सरला जी ने पूनम के कमरे में पहली बार कदम रखा। सारा कमरा अच्छे से साफ कर नई चादर डाल दी और अपने हाथों से सिले बच्चे के गद्दे भी बिछा दिए। पूनम आई तो पोते और बहू की नज़र उतार सरला जी ने विवेक से कहा, विवेक, ये तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। बेटा, इन्हें कमरे में ले जा, मैं बहू के लिए दूध और लड्डू लेकर आती हूँ। जल्दी से दूध गर्म कर प्लेट में 2 लड्डू रख। सरला जी कमरे की ओर बढ़ी कि कदम वहीं दरवाजे पे रुक गए। ये क्या 3rd क्लास के गद्दे बिछा रखे हैं तुम्हारी माँ ने विवेक? बेबी को रैसेस आ जाएंगे इससे, हटाओ इसी वक्त इसे। और बेबी का नया सेट जो मैंने मंगवाया था वो बिछा दो। पूनम की बात सुन, विवेक कहता है, लेकिन पूनम, माँ ने इतने प्यार से अपने हाथों से इसे बनाया है, उन्हें बुरा लग जाएगा। और बेबी को रैसेस हो गए तब? तुम्हें अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है विवेक। पूनम की डांट खा विवेक ने फटाफट गद्दे बदल दिए। दरवाजे पे खड़ी सरला जी अपने बेटे बहू को व्यवहार देख बहुत दुखी हो गई, लेकिन बिना कुछ जताए कमरे में ट्रे रख वापस आ गई। सरला जी बहू का खूब ख्याल रख रही थी। घर के सभी कामों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी। पूनम बच्चे को बिल्कुल सरला जी के पास नहीं जाने देती। उसके अनुसार सरला जी के शरीर से घर के कामों के बाद पसीने की दुर्गंध आती है, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन ममतावश वो पोते को कभी कभी उठा लिया करती। एक दिन पोते को गोद में लिए वो उसको खिला रही थी कि अचानक पूनम आ गई और कहने लगी, कितनी बार कहा है आपसे कि पहले हाथों को अच्छी तरह धो लिया कीजिए। उन्हीं काम वाले हाथों से मेरे प्रिंस को छुआ मत कीजिए, पर फिर भी आपको समझ नहीं आता है ना। कहते कहते पूनम सरला जी के पास गई और बेटे को जबरदस्ती उनकी गोद से उठाकर कमरे में चली गई। सरला जी की आत्मा अंदर से चित्कार उठी, आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो वो बस दूर से ही निहार लेती अपने पोते को। विवेक भी यह सब देख रहा था, लेकिन बस मूक दर्शक बना रहता। एक दिन दोपहर पे दरवाजे की घंटी बजी। सरला जी ने दरवाजा खोला तो आधुनिक परिधान में सजी एक लड़की खड़ी थी। किनसे मिलना है आपको? सरला जी के पूछने पे अजीब सी शक्ल बना वो लड़की अंदर घुस गई। तभी सामने से पूनम भी आ गई। अरे स्नेहा, तुम लंदन से वापस कब आई? बताया भी नहीं। मेरी छोड़, तू मुझे पहले ये बता पूनम कि आखिर लगा ही ली तूने फुल टाइम मेड। चलो जान छूटी तेरी सास से, वरना वो यहाँ आ धमकती और तेरी छाती पर मूंग दलती। मैंने तो पहले ही कहा था कि फुल टाइम मेड लगा ले, लेकिन तुझे ही पैसे दिख रहे थे। अब मुंबई है तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अच्छा ये बता कितने में रखा है इन्हें, और काम तो ठीक करती है ना? स्नेहा अपने रो में बोलती जा रही थी और इधर पूनम का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। सरला जी के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। फुल टाइम मेड के पैसे और उनके नखरों से बचने के लिए बेटे बहू ने उन्हें यहाँ बुलाया गया था। अब सरला जी को समझ आ रहा था विवेक का बार बार फ़ोन करना और माँ का मनुहार करना। धक से सरला जी का कलेजा कर गया। पूनम ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई और सरला जी कटे वृक्ष समान बिस्तर पे गिर पड़ी। वो समझ चुकी थी कि उनकी ज़रूरत इस घर में किसी को नहीं थी। कितनी पागल थी वो
जो इतना तिरस्कार सहकर भी बेटे बहू के मोह में फंसी थी। शाम तक सरला जी खुद को संभाल चुकी थी। अपने आत्मसम्मान को ममता के आड़ में बहुत छिपा लिया था सरला जी ने, लेकिन आज के घटना ने उनके आत्मसम्मान को झकझोर दिया था। अब एक पल भी वो अपने सम्मान से समझौता कर इस घर में नहीं रह सकती थी। रात को विवेक घर आया तो सन्नाटा देख वो पूनम के पास गया। पूनम ने सुबह का सारा घटनाक्रम विवेक को बताया तो विवेक बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ, मैं समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगी, तुम चिंता मत करो। विवेक माँ को मनाने उनके कमरे में जाता है। माँ दरवाजे से विवेक ने आवाज लगाई, लेकिन आज सरला जी वो पहले वाली माँ नहीं रह गई थी जो बेटे की एक आवाज पे दौड़ी चल देती थी। अपनी स्वार्थी बेटे बहू से उनका मोह भंग हो चुका था। विवेक, कल सुबह सबसे पहली वाली ट्रेन की टिकट मेरे लिए कटवा दो। अगर ट्रेन में सीट ना मिले तो हवाई जहाज की कटवा दो। और हाँ, चिंता मत करना, इस टिकट के पैसे मेरे पति तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। सरला जी ने विवेक को कटाक्ष करते हुए कहा, अरे माँ, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? वो पूनम की सहेली तो कुछ भी बोलती है, उसकी बातों को यूं दिल से क्यों लगा रही हो? छोटी सी बात तुम लोगों को मैं एक नौकरानी से ज़्यादा और कुछ नहीं लगती। आज मुझे इस घर में एक नौकरानी की संज्ञा दी गई है और तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है। और संज्ञा क्यों, मुझे तो इस घर में समझा ही एक नौकरानी जाता है। क्या बेटा क्या बहू, दोनों के लिए मैं एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। आज तक मैं सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अरे तेरे पिताजी ने मुझे समझाया भी था, लेकिन मैं ही ममता में अंधी हुई जा रही थी। सरला जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती, कहते हुए सरला जी अपना सामान पैक करने लगी। विवेक अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर उनके सामने कुछ नहीं बोल पाया और वापस जाने लगा। अब जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना, सरला जी ने विवेक को आदेश दिया और अपने काम में लग गई। विवेक चुपचाप कमरे से निकल गया। अगली सुबह ये सोच कर कि कहीं पोते का मुंह उन्हें रोक न ले, उसे दूर से ही देख कर निकल गई। सरला जी सोच रही थी कि शायद विवेक उनको स्टेशन तक छोड़ आएगा, लेकिन विवेक ने उनके लिए कैब बुलाई और ड्राइवर को रेलवे स्टेशन तक छोड़ देने को कहा। बेटे के ऐसे व्यवहार ने सरला जी को तोड़ के रख दिया। जिस बेटे बहू की उन्होंने इतनी सेवा की, उसी ने बेइज्जती का इतना बड़ा इनाम देकर उन्हें घर से जाने को मजबूर कर दिया। सरला जी पहली ट्रेन पकड़कर वापस लौट आई। सरला जी को यूं अचानक देख मुकेश जी एक बार तो चौंक से गए, लेकिन अपनी पत्नी की दुर्बल हो चुकी काया और सूजी आंखों से वह सब समझ गए। आंखों ही आंखों में मुकेश जी ने अपनी पत्नी के दिल के दर्द को जान लिया था। सरला जी मुकेश जी के गले लग खूब रोई। टूटे कदमों से दोनों पति पत्नी चल पड़े अपने आशियाने की ओर। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।